हाय, मैं हूं फरमान, एनीबडी कैन डेकोर का को-फाउंडर एंड डायरेक्टर। आइए मैं आपको दिखाता हूं मेरे कंपनी में क्या क्या होता है। एंड बेसिकली वी आर इनटू रेंटल, जो हम चीज़ें रेंट पे देते हैं और पूरा प्रोडक्शन करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि कस्टमाइजेशन डिपेंड क्लाइंट के हिसाब से। आप जो भी कलर चाहते हैं, जैसा भी आप डेकोर चाहते हैं, वो आपके हिसाब से होता है। इफ यू कैन सी एवरी डे वी चेंज द कलर, एवरी डे वी मेक समथिंग न्यू। अगर आप देखेंगे वी हैव लॉट्स ऑफ आइटम्स। ओके, कम इनसाइड, आई विल शो यू माय इनसाइड गो डाउन सो दिस साइड। इसके पहले ये ग्रीन था, अभी पिंक हो गया है। इसके पहले ये क्रीम था, ये ग्रीन हो रहा है। एंड फिर ये हमारे पेंटर मेहताब भाई और ये इनके असिस्टेंट। नाम बताइए आपका? जावेद भाई। और ये रात दिन मेहनत करते हैं दोनों। ओके, ये हमारे कंपनी के परमानेंट पेंटर हैं। See this. मतलब कुछ भी डैमेज हो तो डेफिनेटली भी रिपेयर एंड गिव टू आवर क्लाइंट। ये यहाँ पर रहेगा तो लगेगा भाई पता नहीं क्या है ये, बट वो सेटअप पे जब जाता है तो वो उसका सीन ही अलग होता है। See this, we had made new boho panels, you know, तो ये विदाउट कलर ही होने वाला है, इसमें कुछ कलर नहीं होगा। एंड see our go down, this is go down, the huge one, you can see our panels। ये सारे नए न्यू कैंडी कार्ड, यू कैन सी नया कैंडी कार्ड एंड सी द पैनल। और ये भी सारे नए पैनल्स बने हैं, नए पैनल। ये सब इवेंट्स पे भी जाने वाले नए फ्लावर्स बने हैं। दिस आर रबर मटेरियल। हाँ, दिस आर 40 आइटम्स यू कैन सी। मेरे को पता नहीं आप लोग ऊपर क्या क्या देख सकते हैं, बट यू कैन सी जैसे कि किसी का प्रपोजल है, विल यू मैरी मी, ओ बेबी है, ट्री है एंड ऑल मेटल आइटम्स। ये साइड जो है दिस आर कम्प्लीटली स्मॉल प्रॉप्स के आइटम्स। बहुत मैस है। इफ यू कैन सी, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मतलब ये इसमें लैंटर्न्स, बहुत सारे लैंटर्न्स, ये भी बहुत सारे डैमेज है इसमें, लेकिन बहुत सारे लैंटर्न्स इवेंट पे गए हैं। यू कैन सी द कैंडल स्टैंड्स। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं ये सिर्फ सैम्पल्स हैं यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें और सब रैक्स के अंदर है। मतलब यहाँ पूरा नहीं है, मतलब इतना हो जगह ही नहीं है कि हम पूरा यहाँ रख सकें। ओके, डन। So guys, we are in the conversation with Mr. फरमान। और फरमान की काम को तो हमने सभी ने देखा है। बहुत सारे मेरे इवेंट इंडस्ट्री के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि फरमान का काम कैसा है, फरमान की क्वालिटी कैसी है और फरमान का ग्रोथ कैसा है। लेकिन आज मुझे मौका मिला है ये सवाल डायरेक्टली फरमान को पूछने का कि फरमान, कैन यू एक्सप्लेन योर लाइफ जर्नी, कि अगर आपको याद है कि आपने जो अपनी लाइफ का पहला काम इवेंट का किया था, जिसके लिए आपको कितने भी पैसे मिले हैं, तो वहां तक आप कैसे पहुंचे और उसके बाद अभी तक की आपकी जर्नी कैसी थी, आपकी जबानी? सबसे पहली बात, मैंने पहले कभी यूट्यूब का ऐसे इंटरव्यू नहीं दिया, फर्स्ट टाइम मैं दे रहा हूँ। और संदीप मुझे कई सालों से जानता है, ठीक है। और मतलब मेरी जर्नी सच में बहुत अप्स एंड डाउन वाली है, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वो बहुत ही लो था, टचवुड। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी शुरुआत हुई थी मेरे स्कूल से, मतलब 8-9 स्टैंडर्ड से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब एज ए हीरानंदानी पवई में एक टैटू के लिए जाता था वहाँ पर। मतलब आई लव पेंटिंग, बिकॉज स्कूल में मुझे एज ए पेंटर बोले जाता था। फरमान, एम एफ हुसैन के नाम से करते थे। वो फर्स्ट टैटू का शो याद है तुमको? कौन सा? जो तुमने पैसों के लिए किया? पैसों के लिए किया था वो हीरानंदानी पवई में। एंड वहाँ पर मैं सैटरडे संडे जाता था और 4 o'clock से रात को 10 बजे तक, तो मुझे समथिंग 80 रुपए मिलते थे, 80 रुपीज। बट वो भी मेरे लिए बहुत था, टचवुड। और वहीं से मैंने सीखा। फिर टैटू करते मैंने स्कूल्स भी चल रहे थे मेरे। मैं स्कूल में 10th में फेल हो गया, फर्स्ट टाइम फेल हुआ, सेकंड टाइम फेल हुआ, थर्ड टाइम बोला यार ये पढ़ेगा नहीं है। तो मम्मी ने बोला बेटा तू कर कुछ और, तू नहीं पढ़ सकता। तो बोला नहीं पढ़ सकता, मुझे दिल ही नहीं लगता है पढ़ने में। फिर मम्मी ने बोला बेटा क्या काम कर, तू कुछ और कर ले। तो मैंने मेरे मामू के गैरेज में मैं लग गया। आई वॉज अ एसी मैकेनिक। अगर आप लोगों को पता है, मैं कार एसी मैकेनिक हूँ और मैंने 3 साल काम किया है गैरेज में। सीरियसली? हाँ, 3 साल किया है गैरेज में। मैं मारुति कंपनी में एज ए एसी मैकेनिक भी ज्वाइन हुआ था। एक बार पवई में, मैं इसका इंसिडेंट बताता हूँ। अगर मैं पवई में मैंने ज्वाइन हुआ था वहाँ पर कंपनी में,
तो वहाँ पर इंसिडेंट हो गया था कि मेरे से एसी का जो कूलिंग कॉइल होता है वो फट गया था। शिट, मतलब बॉस इतना डेंजर था, मतलब उसने डायरेक्ट शूट किया, मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने फिर कहीं और कंपनी में लग गया, बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, टचवुड। बट वहाँ से मैंने कुछ सीख के फिर मैंने कंपनी में कर रहा था, मारुति कंपनी में। और उसके बाद में मेरा एक फ्रेंड है अजीत नाम का, उसने मुझे बोला कि फरमान तू पार्टीज में नहीं जाता है, तेरा आर्ट अच्छा है, तू टैटू कर क्यों नहीं करता। तो अगर तुम जानते हो, अजीत को जानते हो गए, तो उसने मुझे किसी फ्रेंड से मिलाया, उसने बोला कि पर डे का तुझे 200 रुपीज मिलेगा। ये कब, कौन से साल की बात है? ये 2007 में। अच्छा, तब हाँ। एक इवेंट का टैटू करने का आप 200 रुपीज मुझे मिलते थे। तो मैं तो खुश हो गया यार, एक टाइम खाली करने का, वो 3 घंटे का 200 रुपए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरा फर्स्ट टैटू, वो मेरा यहाँ पर टाउन में था और मरीन ड्राइव पे शायद था। तो वो साइड में बच्चे भीग के आ रहे थे और वो टैटू कराया था। वो टैटू इतने खराब आ रहे थे, इतने खराब, फर्स्ट शो फ्लॉप। मैं बोला यार लगता है मेरे को मार डालेगा यार, क्या टैटू निकाल, और वो नर्वसनेस, और मुझे समझ में नहीं आ रही टैटू खराब क्यों हो रहे हैं। और उसी दिन मेरा एक नेक्स्ट पार्टी था फिनिक्स में, और दैट वाज अ एडल्ट पार्टी, और मेरे एडल्ट टैटूज बहुत अच्छे थे। एंड उस टाइम वो सक्सेस हो गया, बहुत पसंद आया। उसके बाद से जो कंटिन्यूसली, मतलब मुझे टैटू इतना रिस्पॉन्स, मतलब वो मेरे काम से इतना खुश हुआ कि फिर मैंने आस्ते आस्ते मतलब यार ना, इससे क्या चलेगा यार, महीने का आप कितना 6,000-7,000 कमा लोगे, अगर 30 का 30 दिन भी करोगे तो मतलब चलो मैंने खुद टैटू आर्टिस्ट रेडी करवाना चालू किया, उनको सिखाता था, उससे मैं टैटू वाले, उन पे मुझे 50 रुपीज मिलते थे। बाय द वे, यहाँ पे मैं स्टॉप करना चाहूंगा। जैसे फरमान ने कहा कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को टैटू सिखाना स्टार्ट किया था, उसमें से एक मैं भी था। और मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हूँ फरमान से, क्योंकि फरमान वो पहले पर्सन है जिन्होंने मुझे पहला काम दिया था, और वो टैटू का मैंने 100 रुपीज चार्ज किया था, मुझे 100 रुपीज मिले थे, आज भी याद है। 9th स्टैंडर्ड में था मैं। यस, सॉरी, तो कंटिन्यू। तो खाली संदीप नहीं, ऐसे मेरे को लगता है विक्रोली में से बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जिनको मैंने ट्रेन किया था, मुझे सबका नाम नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि सब लोग ने अपनी मेहनत से किया था। आज कोई मैजिशियन है, कोई एंकर है, कोई टैटू आर्टिस्ट है, कोई कुछ और है, ठीक है, बट वो सब अपने बेस्ट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने एंकरिंग स्टार्ट कर दिया। एंकरिंग का अगर आप लोग सोचोगे तो मतलब मैं एंकरिंग सीख ही रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी एक चीज़ पे नहीं रुकता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है। तो मैंने टैटू करते करते यार कुछ और करते हैं, तो फिर मैंने बोला फ्रेंड को, बोला यार मुझे एंकरिंग करना है, लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो मतलब उसने मुझे एक राइटअप दिया, भाई ये पढ़। वो उस वक्त जब हम लोग ये 2010 2010-12 की बात है, जब हमें स्क्रिप्ट मिलता था कि वेलकम स्क्रिप्ट होती थी, और फिर उसके बाद में गेम्स की स्क्रिप्ट होती है, राइट। एक गेम, दूसरा गेम, तीसरा गेम, एंड हम लोग जैसे कि एक फॉर्मूला पढ़ के जाते थे, स्क्रिप्ट पढ़ के जाते थे, और फिर वही हम लोग उतार देते थे, रखते थे। तो हाँ, ये तो सही है। चलो मैं स्क्रिप्ट सीख ही रहा था, मतलब पढ़ ही रहा था, याद करें तो वैसे ही मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो बोला चलो यार करते हैं, बहुत टफ तो था। लेकिन आप खाली सोचो, एक टैटू आर्टिस्ट को एक एंकर का जॉब कैसे मिले, मतलब इतना इजी नहीं है। तुम्हें पता है कि एक टैटू आर्टिस्ट बोलेगा यार मेरे को एंकरिंग दे दो, मैं एंकरिंग करूंगा, तो कोई भी ऑर्गेनाइजर देने के लिए रेडी नहीं। तो नसीब बोले ना कि ऊपर वाला, तुम खाली सोचो और ऊपर वाली तुम्हारी हेल्प करेगा। तो जैसे ही मैंने, मतलब मेरा माइंड चल ही रहा था, तो ऊपर वाले ने मुझे चांस दे दिया, और चेंबूर में एक शो था। सबसे पहला ऑर्गेनाइजर जिसने चांस दिया वो कौन था? मैं बता रहा हूँ। वो मैंने, जैसे ही मैं चेंबूर में, वहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, गोवंडी में शो था, बहुत बारिश हो रही थी, बिल्डिंग पे था, तो वहाँ पर मैं पहुँच गया, एंकर नहीं पहुँचा, एंकर अजीज। अजीज वो इंसान है जिसने फर्स्ट टैटू का मुझे शो दिया, ओके। अजीत वो इंसान है जिसने मुझे अजीज से मिलाया। हाँ, मतलब वो मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बंदे लोग ही है। मैं आज भी मैं नहीं भूलूंगा इन लोगों को, और मैंने पहले भी बोला है। तो अजीज एंकरिंग के लिए था, लेकिन अजीज नहीं आ पाया। तो मैं आपको नाम बताऊं, वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजर है जयंती भाई, सोना स्टोर, ठीक है। उन्होंने बोला कि फरमान बेटा यार अजीज नहीं आ रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, या फोन लग नहीं रहा है, आई डोंट नो, वो नहीं आ पा रहा है, तो तू कर लेगा क्या, तू इतने साल से टैटू कर रहा है।
तो बोला ठीक है ट्राई कर। तो मैंने भी फट से ठीक है बोला। तो लिटरली मैंने अपनी बुक खोला, फर्स्ट लाइन याद किया और वेलकम स्क्रिप्ट याद किया, वेलकम किया और वापस आया कि सेकंड फर्स्ट गेम क्या है। फिर पढ़ा वापस बच्चों के पास गया और बच्चे मेरे टेर खींचना चालू। और इवन मैंने क्लाइंट को बोल दिया था कि मैं एंकर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका शो संभालूं। बट टचवुड कैसे कैसे करके मैंने शो किया एंड आई हैव डन माय बेस्ट। तो उस टाइम मुझे एंकरिंग का 400 रुपीज मिला था। वाह, मतलब टैटू का 200 और एंकरिंग का 400। और एंकरिंग करते 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 मतलब वो सबसे पहले मुझे जयंती भाई ने, टचवुड आई एम वेरी हैप्पी, जयंती भाई, परेश भाई, वो लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, मतलब मुझे शो दिया। देखिए नो डाउट मुझे एक नया एंकर मिल गया था, एक कम में भी एंकर मिल रहा था। मतलब उस टाइम का रेट मेरे ख्याल से 600-800 चल रहा था। 600-800 400 में मिल रहे थे। कोई भी बिजनेस करेगा तो सोचेगा भाई कम में अगर अच्छा मिल जाए। हाँ, तो वो अपने हिसाब से बेस्ट है, लेकिन उन्हीं ने मुझे चांस दिया। बट मैंने करते 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 फिर 600 पे आया, 800 पे आया, 1000 पे आया, 1500 पे आया, 2000 पे आया, 2500। आप बिलीव नहीं करोगे, टचवुड मेरी एंकरिंग में मैंने 2500 रुपए आज से 10 साल पहले लिए थे। That's an achievement। हाँ, मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ी 1500 के ऊपर नहीं मिलता था। और ये वो एंकरिंग की बात हो रही है जहाँ पे बर्थडे पार्टीज के ये रेट है। तो बर्थडे पार्टीज में वेडिंग एंकर, कॉर्पोरेट एंकर तभी उतने ज्यादा सिर्फ बड़े लोग ही करते थे। ये एवरेज यानी कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा करके बर्थडे पार्टी से ही शुरू किए थे। और हमारा भी करियर बर्थडे पार्टी से ही तो ये तो एक बात रही। फिर इसके बाद में आप एंकरिंग करते करते आप कितना करोगे, राइट। मैंने आपको जैसे बोला कि 50-80 रुपए, फिर 200 रुपए, 400 रुपए, 1500 रुपए। और उसके बाद में आई गॉट अ चांस रघुलीला मॉल मलाड कांदिवली में जो है, तो वहां से आई गॉट अ कॉल कि भाई आपको एक रेस्टोरेंट मिल रहा है जहां आपको संभालना भी है और एंकरिंग भी करना है। वहां जो इवेंट होगा वो आपको ही करना है। मतलब वाओ, मतलब सही है। तो वहां पर मुझे ही नहीं मिला था। मैंने अपने एक आर्टिस्ट को भेजा था जिसका नाम संजू है, राइट। तो उसको मिला था, उसने मुझे बताया कि फरमान भाई ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है बेटा, करते हैं, हम लोग साथ में मिलके करते हैं। तो हम दोनों उस टाइम मैं बता दूं, उस टाइम हम दोनों पार्टनर थे कि हम लोग साथ में मिलके करेंगे। बट कोई रीजन की वजह से स्प्लिट हो गए। ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो वो अपने लाइफ में और मैं अपने लाइफ में। और मुझे एंकरिंग, मैंने फिर आपको बता दूं, मैंने फिर 5 इयर्स रघुलीला मॉल में रूडीज फॉरेस्ट कैफे में मैंने एंकरिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की। मतलब वो मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज एंकरिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग, मतलब मेरा लेवल अप हो चुका था। फिर फॉरेस्ट बंद होने के बाद में, रघुलीला बंद होने के बाद में, देन फिर पर्सनल क्लाइंट, फिर पैनल्स पे आना, ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर एंकरिंग करना, टचवुड, मतलब बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। तो और ये ऑर्गेनाइजिंग के बाद में प्रोडक्शन हाउस, जो जैसे एक लेवल नेक्स्ट, एक लेवल नेक्स्ट, एक प्रोडक्शन हाउस। मैं प्रोडक्शन हाउस तक बताता हूँ। मैंने पहले मतलब एंकरिंग करते 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 एक होता है ना कि आपका एक पॉइंट आता है कि जहां पर आपको सामने वाला आपको खुद दिल बोलेगा कि ये आप बेस्ट नहीं हो इसमें। जैसे मैं एंकरिंग कर रहा था तो उस टाइम तक मेरी एंकरिंग मुझे ऐसा लगता है थोड़ी अच्छी थी, तो मेरे क्लाइंट भी अच्छे होते थे और ऑर्गेनाइजिंग भी करता था, तो क्लाइंट लोग को पसंद थे। लेकिन उसके बाद में कंप्लेंट आ रही थी, मेरे बाहर वाले नहीं, मेरे ही बॉयज बोल रहे फरमान भाई आपमें कुछ दम नहीं है यार, आपमें कमी आ रही है, मतलब जो एनर्जी जो आप में था वो नहीं है, मिसिंग। तो मुझे मिसिंग और मुझे लगा भी। और क्योंकि मेरा ज्यादा का डेकोर में दिमाग चलता था, डेकोर करना, ऐसा डेकोर वैसा डेकोर करना, तो मैंने दूसरे एंकर्स को बोला, फिर ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यू मेरी चलती रही। फिर उसके बाद में 2017 आया। 2017 में आप बिलीव नहीं करोगे संदीप, एक क्लाइंट हमें ओबरेज स्प्लेंडर में हमको बुलाया ऑर्गेनाइजिंग के लिए। मैंने वहाँ पर कोटेशन दिया 60,000 का, मतलब 60,000 मेरे लिए बहुत थे। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रो रहा था कि ये मुझे इवेंट मिल जाए, क्योंकि 2017 मेरे लिए बहुत बुरा टाइम था। मतलब मेरे पास काम नहीं था, महीने में सिर्फ 10 काम या 12 काम हो रहे थे, और मतलब बहुत टफ, बोले तो बहुत टफ था, वो डाउनफॉल था, बहुत ज्यादा डाउनफॉल था। एंड आई थॉट कि आई हैव टू डू समथिंग नाउ, मतलब नहीं चलेगा ये, खाली ऑर्गेनाइजिंग से नहीं चलेगा या खाली इवेंट से नहीं चलेगा, लेट्स डू समथिंग, या कुछ और बिजनेस कर लेते हैं। मेरा कुछ और बिजनेस पे दिमाग चलता तो है नहीं, तो मैंने सोचा यार, फिर मैंने अपने गोडाउन को देखा, ये सब सामान क्यों पड़ा हुआ है यार, मतलब इतना खर्चा कर रहा हूँ मैं,
तो मैं बोला चलो एक काम करते हैं, क्यों ना इसको भाड़े पे देने लगते हैं, भाड़े पे देना चालू करते हैं, रेंट पे देते हैं, कैसा चलेगा। तो फिर मैंने 2018 में फेब में 1 फेब मैंने अपने कंपनी का इनॉग्रेशन किया। मेरे सारे प्लानर्स को, इवेंट प्लानर, मैजिशियन, टैटू आर्टिस्ट, हर किसी को मैंने इनवाइट किया था। और टच वुड आप बिलीव नहीं करोगे, 200 to 300 लोग आए थे उसमें, और सब लोग ने आए थे और सब लोगों को अच्छा लगा था कि मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है। और रेंटल कंपनी जो आप देख रहे हैं आज आपके सामने है, और टच वुड इट्स गोइंग अमेजिंग, अमेजिंग मीन्स अमेजिंग, अल्लाह का शुक्र है। वाह। सो ये रही अभी तक की जर्नी जो फरमान ने स्टार्ट किया था 80 रुपीज के टैटू से लेकर के अभी मुझे लगता है कि लाखों में काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। और आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो। अब आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मुझे खुद जानना है, फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि अब तो हुआ प्रोडक्शन हाउस और आई थिंक 4 साल हो चुके हैं इसे, 4 साल 2018 से 2022, 4 साल। तो अब नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है कि अब फरमान क्या अचीव करना चाहता है जो अभी तक अचीव नहीं किया है, और आगे क्या है इसके? मेरा जो फ्यूचर प्लानिंग है, आज से 3 साल, ज़्यादा नहीं, 3 साल में इंशाल्लाह मुझे मेरा वर्कशॉप एक पैन इंडिया पे लेके जाना है। वाह। हाँ, और मेरी प्लानिंग चल रही है बॉम्बे में शोरूम खोलने की, एक रेंटल शॉप की। ओह हाँ, दिस इज माय प्लानिंग। एक रेंटल शॉप, एक बड़ा सा रेंटल शॉप हो जहां पर लोग आए, चीजें देखें और अपना बुकिंग लिखाएं और उनके पास चला जाए। और ना कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजर, ये डायरेक्ट क्लाइंट्स भी वहां पर आ सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग कस्टमर। आप मॉल में जाएंगे। रियली नाइस। मतलब आई थिंक कि ये अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने किया भी नहीं होगा। बट डोंट यू फील अफ्रेड ऑफ शेयरिंग योर आइडियाज? नहीं, मतलब अफ्रेड क्यों करना है? अगर कोई किसी और करना है तो कर ले, कोई इशू कोई इशू कर ले, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो, जैसे मैंने लॉकडाउन के बाद में मैंने इतने सारे डिजाइन बनाए, लोगों ने कॉपी कर लिए, राइट, ठीक है, मैंने और 50 नए डिजाइन बना लिए। वाह। अब बनाओ, अपना रखोगे तुम। That's the one thing I want to share कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि रियल आर्टिस्ट अपना ओरिजिनल कुछ बनाता है, और जो ओरिजिनल बनाता है वो अंदर से उसके आता है। इसके लिए उसको कोई कंपटीशन फील नहीं होता है, उसको कोई ऐसा फील नहीं होता कि कोई आइडिया कॉपी कर ले। अभी सेम मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर आपसे हो सकता है तो आप कर लो। अगर आप मुझसे अच्छा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आई विल फील लाइक कि चलो मुझसे किसी ने अच्छा किया तो उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, राइट? एंड दैट्स द रियल आर्टिस्ट, जो स्टार्टिंग में मैं कहते आ रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू मेक द वीडियोस ऑफ रियल आर्टिस्ट, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ज्यादातर रियल आर्टिस्ट के दिमाग में चलता क्या है। सो रियली नाइस थिंग कि अगर ठीक है कॉपी करना है तो कर लो, क्योंकि लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर के, अपने आइडिया को लेकर के ऐसे पकड़ के जकड़ के रहते हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो डेवलप भी नहीं कर पाते। सो ये, सॉरी टू इंटरप्ट, ये था कि रेंटल शोरूम जैसा। हाँ, मैं एक टॉपिक पे कॉपी वाली बात बोलता हूँ। देखो, मैं सीधा बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि कॉपी मैं नहीं करता हूँ, मैं भी बहुत कॉपी करता हूँ। कॉपी करने का भी एक कला होती है। नहीं, कॉपी उसे कैसा होता है ना, आप देखिए, मैंने कॉपी किया, मैंने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को यहाँ लेके आया हूँ। मैंने बेसिकली ऐसा नहीं कि बॉम्बे में वहां से उठाया वो कर रहा है तो उसका देख के कर लिया ना। मैंने बाहर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आके ये ओपन किया है कि अब आप लोगों को मिले। जैसे मैंने अभी शोरूम की बात कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 3 साल में मेरे को एक शोरूम करना है जहां पर आप एंटर करो, अपना जो भी सामान आपको रेडी मिलेंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे, फोटोज मिल जाएंगे, बुकिंग करो और उस दिन आके लेके जाओ। मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी सामान ले सकता है और लेके जाए और वापस लाके दे दे। सिंपल। इंशाल्लाह आपकी ये जो ट्राइंग माय बेस्ट। इंशाल्लाह जैसे अभी तक लोगों का मुझे सपोर्ट मिला है, और जितना दुआ मिली है मेरी मम्मी की, मेरे पापा की, वो लोगों की दुआ की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ का है, बिकॉज तुम्हें पता होगा अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारा सपोर्ट ना करे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो।
रिलेशनशिप सबसे पहले है, सबसे पहले यानी कि फैमिली इज लाइक सबसे पहली प्रायोरिटी है, और उसके बाद ही जब फैमिली का सपोर्ट होता है उसके बाद ही हम दुनिया में को कहते हैं ना, दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं अगर फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा है तो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस कन्वर्सेशन, और सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस सवाल की वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाने का सीरीज स्टार्ट किया है। रियल आर्टिस्ट और एक फेक आर्टिस्ट, इसके ऊपर कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि आज जो लोग हैं वो बहुत जल्दी फेमस हो जा रहे हैं, या फिर कहते हैं कि वो उनके अंदर कुछ कला नहीं है, लेकिन वो उस पोजीशन पे हैं जहां पे एक रियल आर्टिस्ट नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो एक एडवाइस, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, तो एक जैसे कुछ मैजिशियंस हैं, कुछ एंकर्स हैं, कुछ पेंटर्स हैं जो अच्छा काम नहीं करते, बस एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ नयापन नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से देखिए कैसा ना, हर किसी की एक कैपेबिलिटी होती है। गॉट इट। जैसे कि मैं किसी का मिसाल नहीं दूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। जैसे कि मैं एक पहले फरमान था, फरमान के बाद एक टैटू आर्टिस्ट बना। ठीक है, मैं जितना बेस्ट कर सकता था मैंने बेस्ट किया, एंकरिंग में जितना मैं बेस्ट कर सकता मैंने बेस्ट किया, हाँ, और ऑर्गेनाइजिंग में मैंने जितना बेस्ट कर सकता था बेस्ट किया। लेकिन हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे मेरे हिसाब से, किसी को गलत बोलना, क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होगी। गॉट इट, वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से हाँ, आपके वीडियोस में ये बताइए कि कौन बेस्ट है। मेरे हिसाब से ये सही है, कौन बेस्ट है वो आप अपने वीडियो में बताइए। कौन फेक, मेरे हिसाब से फेक वाला वर्ड नहीं सही रहेगा, बिकॉज वो बंदे में कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो नहीं कर सकता होगा। हर कोई शाहरुख खान या सलमान खान नहीं बन सकता, या हर कोई साउथ का जो सुपरस्टार्स है वो नहीं बन सकते। तो सब अपनी अपनी जगह पर है, एवरीवन इज बेस्ट, वो अपनी जगह पे। ठीक है, यही मेरा आंसर है इस चीज। दैट्स रियली नाइस एंड अ मैच्योर आंसर, जो मुझे एक्सपेक्टेड था। क्योंकि ये सवाल मैं एक बार बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तकलीफ होती है कि यार हमारा मार्केट लोग खा रहे हैं, कम पैसों में काम कर रहे हैं, कितना गंदा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, और हम लोग इतना रियल और दिल से काम कर रहे हैं लेकिन हमको कोई पूछ नहीं रहा है। सो ये क्वेश्चन हमेशा आर्टिस्ट के बीच में रहता है। ये आर्टिस्ट इस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है लेकिन इस पे कभी कभी खुल के बात नहीं करता है। तो आई फील कि ये कहीं ना कहीं अंदर सभी के रह जाता है कि यार ये तो कितना, इससे अच्छा तो शो मैं करता हूँ लेकिन उसके पास मुझसे ज्यादा काम है। ये हर किसी के दिमाग में चलता है। तो यस, ये क्वेश्चन मैं हर आर्टिस्ट से इसलिए पूछूंगा क्योंकि मुझे सभी आर्टिस्ट से इसका एक डिफरेंट आंसर एक्सपेक्ट है। सो यस, बाय दिस वी एंड दिस शो। यहाँ पे कन्वर्सेशन हम एंड करेंगे। और फरमान, रियली रियली नाइस आपसे मिल करके इतने सालों के बाद में। और मेरे पिताजी कहते थे कि जैसे लोगों के साथ आप रहते हो उनकी एनर्जी और उनका जो ऑरा है वो आप रिसीव करते हो। सो आई रियली फील ब्लेस्ड कि ऐसे क्रिएटिव लोगों से मैं अब मिल रहा हूँ और उनके बीच में रहता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो की सीरीज में आने वाले हैं। सो बाय दिस, चलो यहाँ पे हम गुड बाय करेंगे, लेकिन गुड बाय करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जो इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए मुझे चाहिए। मैं आपको 60 सेकंड का टाइम दूंगा। ये सिर्फ 60 सेकंड होंगे। और इस 60 सेकंड में आपको कुछ क्रिएटिव बना के बताना है हमारे ऑडियंस के लिए। ठीक है, सो लेट्स 60 मेरा 60 सेकंड में आपको एक बैकड्रॉप क्रिएट करना है। दैट्स प्रॉपिंग। यस, फरमान की प्रॉपिंग। आई थिंक जिस चीज के लिए फरमान सबसे ज्यादा बेस्ट जाने जाते हैं, और कई लोगों ने प्रॉपिंग वर्ड सुन के शायद कंफ्यूज हो गए कि प्रॉपिंग होता क्या है। दैट्स अ प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फरमान को हमें 60 सेकंड में करके दिखाने वाले हैं। तो चलो लेट्स गो। सो गाइज, ये है ABCD एनीबडी कैन डेकोर का गोडाउन। जो आप इस वक्त कैमरे में देख रहे हो ये आधे का आधा भी नहीं है, और ये है फरमान की टीम जो मेरे पीछे खड़ी है। से हाय, जरा हाय करना है। अब जो चैलेंज की बात हुई थी वो चैलेंज ये है कि यहाँ पे मैं 60 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा, और इस 60 सेकंड में फरमान की टीम मेरे पीछे एक बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल बैकड्रॉप रेडी करेगी। सो लेट्स सी, इनके 60 सेकेंड टाइम स्टार्ट होता है अब। लेट्स गो। आराम से कोई बात नहीं, हाथ हिला, फटाफट ला, चल छोड़ दे। ओके, रुक जा, कम ऑन, जल्दी। चल चल चल, जाओ जाओ, इधर आगे आगे
चल 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 फटाफट मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। उधर उधर चल उधर बस छोड़ छोड़ लेके आओ जल्दी चल सामान लेके फटाफट लेके जल्दी 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 लाओ। दिस इज रियली एक्साइटिंग। हाँ, मुझे बहुत मजा आता है करने में, किसी को चैलेंज दे रहा। वाओ, हटो हटो हटो। आई थिंक ये पूरा एक जंगल थीम हो चुका है। वेरी क्रिएटिव जंगल थीम। So we have a zebra, elephant, then we have a coconut tree, mushroom, then giraffe. We have a 2 giraffe. I think so. Yes, and you have last 10 second. 9, Done 8. done. Oh my God! So guys, इन्होंने 10 सेकंड पहले ही ये ब्यूटीफुल सा सेटअप, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेटअप रेडी कर दिया है। एंड दिस इज वाई आई थिंक बहुत सारे लोग कहते हैं कि फरमान अपने काम में सबसे बेस्ट है। सो यस, योर 60 सेकेंड चैलेंज पूरा होता है। एंड मैं चाहूंगा आप लोग अपने आप के लिए क्लैप कर सकते हैं। कम ऑन, क्लैप फॉर योरसेल्फ। सो ये है टीम एनीबडी कैन डेकोर, जहां पे आप अपने इवेंट और डेकोरेशन के सामान रेंट पे ले सकते हैं। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू मिस्टर फरमान, जिनका लिंक और डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाय, आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब संदीप को 100%। थैंक यू सो मच फरमान। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक नए आर्टिस्ट के साथ में। टिल देन, बाय बाय।